नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम एक विशेष श्रृंखला के तहत हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो पिछला जो अध्याय हमने कंप्लीट किया था जल प्रबंधन, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 9, जिसका नाम है भारतीय कृषि। यानी जो भारत के अंदर जो कृषि जो होती है वो किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी फसलें जो है भारत के अंदर उगाई जाती है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। इसका जो अंक बार जो है आपके कुल 3 नंबर का है। यानी इस अध्याय में से आपके परीक्षा में कुल 3 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें से कोई भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट के रूप में ये चैप्टर आपको करा रहा हूं, कंप्लीटली मेरे साथ बने रहिए। देखिएगा, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 48.9%, कितना 48.9% जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भर करती है। देखो, आपकी किताब में या आपके दिमाग में या आपकी नोटबुक में जो भी आंकड़ा लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए। जो मैं बता रहा हूं वो आप लिख लीजिए। बिल्कुल ये लेटेस्ट है, क्योंकि आपके पास जो सामाजिक की जो किताब है कुछ पुरानी किताबें हैं जिसके अंदर ये मिसप्रिंट है। तो जो मैं लिखा रहा हूं ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको ये ही लिखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 48.9% जो है वो जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। यानी वो अपना गुजारा किससे कर रहे हैं? कृषि से कर रहे हैं। और अगर हम बात करें जो जीडीपी जो होती है किसी भी देश की, यानी जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी जो होती है ये जो कृषि है जीडीपी का कितना भाग बनाती है? यानी 13.7%। एक बहुत बड़ा अंक है 13.7%। यानी भारत की जो कुल जीडीपी है, भारत की जो कुल जीडीपी जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसका 13.7% कौन बनाती है? कृषि बनाती है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर, देखो अलग अलग प्रकार की ऋतुएं होती है। उन ऋतु के आधार पर जो है हम फसल को कितने भागों में बांटते हैं? ऋतु के आधार पर अगर हम बात करें तो हम फसल को कुल 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो एक एक हम लेके बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ की फसल किसे कहेंगे? देखो, खरीफ की फसल किसे कहेंगे? जिस फसल को हम किसमें बोते हैं? जून जुलाई में। ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है, ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। डेफिनेशन क्या होगी? क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो क्या कहेंगे? ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में, ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, ये सारे के सारे उदाहरण जो है ये किसके हो जाएंगे? खरीफ की फसल के हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हो जून जुलाई, यानी जून महीना चल रहा है। अगर आप खेतों में देखोगे तो इस प्रकार की जो फसल जो भी बोई जा रही है, जैसे व्यापारी फसल कपास वगैरह भी लोग बो रहे हैं। और ये जो फसल है देखो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। कहीं ना कहीं अगर मान लो जल की उपलब्धता ज्यादा है तो वहां पे भी इस फसल को बोया जा सकता है। लेकिन जो मानसून के ऊपर जो निर्भर करती है, कौन सी फसल करती है? खरीफ की फसल जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है। वह फसल जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। अगला आता है देखो रबी की फसल। रबी की फसल किसे कहेंगे? जैसे इसको हम काटेंगे, खरीफ की फसल को काटेंगे, उसके बाद जो फसल बोई जाएगी कौन सी होगी? रबी की होगी। कौन सी होगी? रबी की होगी। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद नहीं रहता कि खरीफ को कब बोएंगे, रबी को कब बोएंगे, तो सीधा से याद रख लीजिए कि खे पहले आता है तो खे को वाले पहले आता है, यानी जो खरीफ की जो फसल होगी उससे पहले बोया जाएगा, और रे बाद में आता है जो रबी की फसल क्या होगी? बाद में बोई जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। महीने आप याद रख लीजिए, जून जुलाई, यानी जब आपकी स्कूलें खुलती है जुलाई के महीने में, उस वक्त जो फसल बोई जाती है वो कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। खरी खरी जो फसल होती है कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है। एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि खरीफ कब होती जाती है, खरीफ जून जुलाई में होती है, रबी जून जुलाई में होती है। तो आप सीधा सा याद रख लीजिए कि जब आपकी स्कूलें खुलेगी उस वक्त जो फसल होगी कौन सी होगी? खरीफ की होगी। पहले जो आएगी, यानी खे पहले आता है तो खरीफ की फसल हो जाएगी जून जुलाई में।
और रे बाद में आता है तो वो कब हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। तो बात करते हैं रबी की फसल की। देखो रबी की फसल कब हो जाती है, ऐसी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, ऐसी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ऐसी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। देखिए इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, रबी की फसल के। कौन कौन से, गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, रबी की फसल के हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ जो फसल हम काट रहे हैं किसके बीच में काट रहे हैं, इसको मार्च अप्रैल में काट रहे हैं, और यहाँ जो फसल अपन वापस उगा रहे हैं जून जुलाई में, यानी ये जो समय जो बीच का रह रहा है, मार्च अप्रैल में हम काट रहे हैं, यानी मई का जो समय बच रहा है, अप्रैल मई का जो समय बच रहा है, ठीक है, उसमें जो हम जो फसल बोते थे वो कौन सी आ जाती है, जायद की फसल आ जाती है। यानी ऐसी फसल जिसे फरवरी व अप्रैल में क्या करते हैं अपन, बोई जाती है, और जून जुलाई में क्या कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं। ऐसी फसल जिसे फरवरी से अप्रैल महीने में बोया जाता है और जून जुलाई में उसे काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखो हरी सब्जियां, तरबूज, लौकी, तरककड़ी और कीड़ा ककड़ी। अभी आप मार्केट में देख रहे हो तरबूज वगैरह, मत्तीरा वगैरह जो आपको मिल रहे हैं, पालक वगैरह जो भी है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, जायद की फसल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, तो ये ऋतु के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत में जो फसल है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कृषि या जो अपन कह सकते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 48.9% जो जनसंख्या वो कृषि प्रधान है, यानी कृषि पर आश्रित है। और ये जो कृषि जो है भारत की जीडीपी का कुल कितना भाग बनाती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का कितना 13.7% भाग बनाती है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, देखिएगा हमारी तरफ से बिल्कुल वीडियो बिल्कुल फुल एचडी में है। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप राइट साइड में अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पे आप क्लिक करके आप क्वालिटी में जाइए और वहां पर क्वालिटी को 480 कर दीजिए, बिल्कुल आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। हमारी तरफ से क्वालिटी में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत में जो कृषि जो विधियां हैं, उन विधियों के आधार पर जो है वो हम जो फसल जो उगाते हैं वो फसल जो है वो कितने प्रकार की होती है, जो कृषि है वो कितने प्रकार की होती है। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं खाद्यान्न फसल या फिर खाद्यान्न कृषि किसे कहेंगे। नाम से पता चल रहा है, खाद्यान्न यानी खाने का अन्न जो होता है, यानी जिसको हम खाने की दृष्टि से यानी खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, जो अन्न जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खाद्यान्न फसल कह सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दाल, ये सारे के सारे आ जाएंगे। दालों में सारा आ जाएगा, उड़द, मूंग, चना वगैरह सारे। देखो खाद्यान्न में यानी खाद्यान्न क्या हो जाएगा, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो दालें, यानी जो खाने के लिए जिनका अपन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, खाने के लिए जिन फसलों को भोज्य पदार्थ के उद्देश्य से जिनको अपन बोते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, खाद्यान्न कहते हैं। तो सीधा सा उदाहरण आपके या किसी ने आएगा कि खाद्यान्नों के उदाहरण लिखिए या खाद्यान्न के नाम लिखिए, तो सीधा सा आपको खाद्यान्नों का नाम ये लिखना है। अगला आता है व्यवसायिक फसल कह सकते हैं या औद्योगिक फसल कह सकते हैं या मुद्रा दायिनी, यानी जिससे रुपए पैसे कमाते हैं। आप कहोगे सर गेहूं से भी तो पैसे कमाए जाते हैं, गेहूं को जब बाजार में बेचते हैं, मक्की को जब बाजार में बेचते हैं, जौ को बाजार में बेचते हैं, दाल को बाजार में बेचा जाता है, सरसों को बाजार में बेचा जाता है, तो उससे भी तो पैसे आते हैं, वो अलग चीज है। वो अगर मान लो कि कोई किसान उगाता है, मान लो उसने गेहूं उगाए, किसी किसान ने गेहूं उगाया और उसके मतलब आवश्यकता से ज्यादा गेहूं हो गया, मान लो कि उसको केवल 10 बोरी की आवश्यकता है और उसके उपज जो होगी 25 बोरी होगी, तो 15 बोरी को वो बेचेगा ही बेचेगा, ठीक है। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य ये होता है कि पहले सबसे पहले कि अपने घर में तो पूर्ति हो जाए, यानी जो गेहूं उगा रहे हैं इसका मतलब उद्देश्य ये थोड़ी कि सारे के सारे बेचेंगे। मुख्य उद्देश्य तो क्या होता है कि अपने घर में अगर पूर्ति हो जाती है, उसके बाद अगर कोई माल बचता है तो उसको क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, खाद्यान्न में। अब आता है व्यवसायिक, यानी व्यापारी जिनका जो फसल उगाई जाती है उसका उद्देश्य ये होता है कि इसको बाजार में बेचना ही है, हम घर पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो व्यवसायिक कृषि कह सकते हैं या औद्योगिक फसल कह सकते हैं या मुद्रा दायिनी, जिससे क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। ऐसी फसल क्या क्या होता है कि उद्योगों के लिए क्या मिलता है, वो कच्चा माल के रूप में उसको बेचा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो गन्ना, कपास, जूट, पटसन, तंबाकू। अब जैसे मान लो कपास, क्या कपास को खाने के लिए बोता है क्या, कभी नहीं बोते। कपास अगर बो रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, उसको बाजार में बेचेंगे। गन्ना अगर बो रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी क्या होगा, बाजार में बेचेंगे गन्ने को भी, हम तो काम में ले नहीं सकते। जूट हो गया, जूट से जो बोरी वगैरह बनती है, ठीक है। पटसन हो गया, तंबाकू हो गया, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनको बाजार में बेचना, और इससे बाजार में बेचने से मुद्रा यानी पैसे मिलते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मुद्रा दायिनी फसल। यानी इन फसलों का उपयोग जो है उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उद्योगों में जो है इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आगे देखिए, अगर आता है बागानी कृषि। बागानी कृषि का मतलब क्या होगा, एक बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, उन्हें पर क्या कहते हैं, बागानी कृषि। और मुख्य रूप से ये क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। जैसे मान लो चाय हो गया,
कॉफी हो गया, गरम मसाले हो गए, रबर हो गया, सिनकोना हो गया। तो बागानी फसल या बागानी कृषि का उदाहरण लिखिए, या क्वेश्चन बन सकता है ये बागानी फसलों का उदाहरण लिखिए। तो क्या लिखना आपको, चाय, कॉफी, गरम मसाले, रबर, सिनकोना, ये सब किसके अंदर जाएंगे, बागानी कृषि के अंदर जाएंगे। अगला था उद्यान फसलें, एक छोटे पैमाने पर जिसको उगाया जाता है, जैसे मान लो कि फल हो गया, सब्जियां हो गई, मटर वगैरह जो होते हैं ना एक छोटे पैमाने पर, तो वो कौन से हो जाएंगे, उद्यान फसलें हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो प्रमुख खाद्यान्न कौन से, यानी मुख्य रूप से अपन बात करेंगे किसके बारे में, खाद्यान्न के बारे में। यानी पहले अपन बात करेंगे खाद्यान्न के बारे में, फिर अपन बात करेंगे व्यापारिक फसलों के बारे में। पहले अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर जो प्रमुख खाद्यान्न कौन से हैं और उनके लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, इनका कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, उसको लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो खाद्यान्न आता है, पहला और प्रमुख खाद्यान्न, वो है गेहूं। कौन सा है, गेहूं। बस ये जो कंडीशन मैंने जो सामने लिख रखी है, इसे चार्ट में आपको नोट्स बनाना है और यही आपको याद रखना है। देखो इसके लिए तापमान कितना चाहिए, यानी कितने तापमान की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस। गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए कितना चाहिए, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए, 10 डिग्री से लेकर 25 सेंटीग्रेड लिख सकते हो या सेल्सियस लिख सकते हो, एक ही बात है, सेल्सियस लिखो चाहे सेंटीग्रेड लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। वर्षा कितनी चाहिए गेहूं के लिए, 25 से लेकर 75 सेमी, 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। गेहूं के लिए जो वर्षा चाहिए कितनी चाहिए, 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक रूप में चाहिए। इसके लिए जो मृदा यानी मिट्टी कौन सी चाहिए गेहूं के लिए, देखो हल्की, दोमट व चिकनी। गेहूं उत्पादन के लिए मृदा कौन सी होनी चाहिए, हल्की, दोमट व चिकनी, हल्की, दोमट व चिकनी। अब अपन बात करते हैं उत्पादन के लिए। देखो भारत के अंदर पहले गेहूं का उत्पादन क्या था, बहुत कम था, लेकिन जब हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर क्या होगा, गेहूं का जो उत्पादन है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है। हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं, स्वामीनाथन को हम जो है हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत के अंदर। देखिए हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर गेहूं का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ने लगा। और अब अगर अपन बात करें विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से, पहला स्थान है चीन का, दूसरा अमेरिका और तीसरा कौन आता है, भारत। यानी विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तीसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा। विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तीसरा है। अब अपन बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से राज्य जो है गेहूं का उत्पादन करते हैं। तो देखिएगा पंजाब कितना करता है, 21%, हरियाणा कितना करता है, 6%, उत्तर प्रदेश कितना करता है, 33%। इसके अलावा और कौन कौन करते हैं, मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन होता है, बिहार में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। अब बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख रूप से गेहूं का उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रमुख गेहूं का उत्पादन कहां होता है, देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, ये जो राजस्थान के जो ये जिले हैं, इन 4 जिलों में जो है गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, 3% है। हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर गेहूं का उत्पादन क्या होगा, तेजी से बढ़ने लगा। इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, हल्की, दोमट, चिकनी। वर्षा कितनी चाहिए, 25 से 75 सेमी। तापमान कितना चाहिए, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गेहूं का कंप्लीट हो गया। हमारे पास इतना समय नहीं, हम धीरे धीरे पढ़े, एज ए रिविजन क्लास चल रही है, आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको नोट्स बनाना है। आप चाहो तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। स्लो करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके जो वीडियो जो आप देख रहे हो, राइट साइड में आप क्लिक कीजिए, वहां पर जो 3 जो डॉट आपको दिखेंगे उस पर क्लिक कीजिए, उसमें स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां पर स्पीड कम करके इसको और स्लो कर सकते हो। देखिएगा अगला हम बात करते हैं चावल की बात करते हैं। चावल उत्पादन के लिए जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए, 16 से 27 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना चाहिए, 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। चावल उत्पादन के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चिकनी, दोमट और काचरी, इंपॉर्टेंट है। चावल उत्पादन के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चिकनी, दोमट, काचरी। चावल उत्पादन के लिए मिट्टी चिकनी, दोमट, काचरी कैसी होनी चाहिए, चिकनी, दोमट, काचरी। अब देखिएगा ऋतु के अनुसार भारत के अंदर जो है चावल का उत्पादन वर्ष भर होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग ऋतु में। देखो ऋतु के अनुसार जो चावल का जो उत्पादन 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये ऋतु के अनुसार चावल की किस्में, ठीक है। देखो एक तो कौन सी आती है, अमन। अमन कब उगाया जाता है, शीतकालीन में उगाया जाता है। कब उगाया जाता है, शीतकालीन में। जो भारत के अंदर जो चावल उगाए जाते हैं शीतकालीन में या शीत ऋतु में, जो भारत के अंदर जो चावल उगाए जाते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं, अमन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमन। और भारत के अंदर सर्वाधिक यही उत्पादन किया जाता है, कौन सा, अमन। अगला था आउस। आउस यानी शरद ऋतु में, यानी शरदकालीन जो चावल उगाए जाते हैं भारत के अंदर, जो शरदकालीन जो चावल उगाए जाते हैं क्या कहते हैं, आउस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउस। और अगला था बोरो। बोरो क्या होता है, ग्रीष्मकालीन, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो चावल का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। इस प्रकार से ऋतु के अनुसार जो चावल है ये 3 प्रकार के हो जाएंगे आपके। एक तो कौन सा जाएगा, अमन, जिसे हम क्या कहते हैं, शीतकालीन में, यानी शीतकाल में उगाते हैं, यानी ये सर्वाधिक उत्पादन लगभग 86%, लगभग 86% कौन सी खेती की जाती है चावल की, अमन वाली। अगला था आउस, इसको कब उगाते हैं, शरदकालीन। अगला था बोरो, कब उगाता है, ग्रीष्मकालीन। कब उगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन। अब अपन बात करते हैं विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है।
विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से जो पहला स्थान है वो किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का। और जो दूसरा स्थान है वो किसका है? भारत का है। यानी चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अब अपन बात करते हैं भारत के अंदर जो चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से प्रमुख रूप से, उसकी अपन बात करते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल कितना करता है? 15%। आंध्र प्रदेश कितना करता है? 14%। उत्तर प्रदेश कितना? 12%। उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो ये जो प्रमुख प्रमुख जो राज्य हैं ये क्या करते हैं? चावल उत्पादन। उसके अलावा देखो, चावल के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है और अपन जानते हैं हमारा जो राजस्थान है ये क्या है? शुष्क प्रदेश है, यहाँ पानी बहुत कम है। फिर भी कुछ मात्रा में, जैसे मान लो कि हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, यहाँ पर जो भाखड़ा नांगल नहर आती है, भाखड़ा नांगल जो बांध है, उससे जो पानी आता है उसके कारण यहाँ पर क्या होती है? सिंचाई हो सकती है। इसके कारण यहाँ पे भी थोड़े बहुत चावल उगाए जाते हैं। इसके अलावा कोटा बूंदी, वहां पर जो चंबल नदी बहती है उसके कारण वहां पे भी पानी की उपलब्धता है, इसलिए वहां पे भी चावल उगाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर काम होने के लिए आपको देखो चावल थोड़े बहुत गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी, यहाँ पर जल की उपलब्धता होने के कारण अल्प मात्रा में यहाँ पर, कहां पर? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी में भी राजस्थान के अंदर चावल उगाए जाते हैं। अगला जो अपना खाद्यान्न आता है वो आता है मक्का। मक्की जिसे अपन कहते हैं। देखो, मक्का जो है ये भारत में कहां से आया? भारत में देखो लगभग 17वीं शताब्दी में, लगभग 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के द्वारा भारत को 17वीं शताब्दी में कहां लाया गया? भारत में लाया गया। तो भारत में जो मक्का कहां से आया? पुर्तगाली जो है, पुर्तगाल के जो लोग थे 17वीं शताब्दी में कहां लेकर आए? भारत में लेकर आए। देखो, तापमान के ऊपर अपन बात करें, तापमान कितना चाहिए इसको? 12 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए? 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 100 सेमी प्रति वर्ष, 50 से 100 सेंटीमीटर। बात करते हैं अपन मृदा किसी चाहिए? नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए और जिसमें जल निकास क्या हो सके? आसानी से, यानी नमी कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए और जिसमें जल निकास क्या हो जाना चाहिए? आसानी से हो जाना चाहिए। अपन बात करते हैं उत्पादन की। मक्का उत्पादन से भारत का जो स्थान है विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। मक्के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। अब भारत में प्रमुख रूप से मक्का कहां कहां पर होता है? देखो, ये तो आंध्र प्रदेश कितना? 19%, कर्नाटक कितना? 17%, यूपी कितना? 10%, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी कितना करता है? राजस्थान कितना करता है? 10% करता है। राजस्थान कितना करता है? अब देखो, ये ध्यान रखना, राजस्थान में मक्का उत्पादन कहां कहां होता है? मेन मुख्य रूप से आपको राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है। देखो कहां कहां पर, एक तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। एक बार फिर से बोल रहा हूं, राजस्थान में मक्का का उत्पादन होता है। देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला आता है बाजरा। देखो, बाजरा जो है इसको जल की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये उच्च ताप पर उगाया जाता है और मुख्य रूप से इसके लिए जो हल्की मिट्टी यानी जो बलुई मिट्टी होती है, यानी जो रेत होती है, रेत के अंदर ये बहुत ज्यादा उग सकता है। ठीक है। यानी अब देखो, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जल की बहुत कम मात्रा है, रेत भी है, और यानी अपन यूं कह सकते हैं कि यही एक फसल है हमारे लिए जिसको हम अच्छे से उगा सकते हैं। इसको जल की कम आवश्यकता होती है और हमारे पास जल भी कम है, तो क्या मौका छोड़ेंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो बाजरे उत्पादन की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन कहां होता है? भारत में होता है। भारत में भी कहां होता है? बहुत गर्व की बात है, राजस्थान में होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? राजस्थान में। नहीं, विश्व में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला। और भारत में भी पहला कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो देखते हैं, देखो तापमान कितना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वर्षा देखो 50 सेमी से भी कम, बहुत कम वर्षा चाहिए, यानी रेगिस्तान में आसानी से उगेगा ये। मृदा कृषि होनी चाहिए, हल्की जल निकास होना चाहिए, जल आसानी से। अब देखो उत्पादन, विश्व में प्रथम स्थान बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला। याद रखिएगा, बाजरा इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला। अब देखो कितना होता है? राजस्थान अकेला, राजस्थान कितना करता है? 42%। पूरे देश का 42% बाजरा का उत्पादन, यानी लगभग आधा कौन करता है? राजस्थान करता है। महाराष्ट्र कितना करता है? 20%। गुजरात कितना? 12%। यूपी यानी उत्तर प्रदेश कितना? 11%। इसके अलावा कौन कौन करते हैं? मध्य प्रदेश करता है, पंजाब करता है और कर्नाटक भी करता है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जो बाजरा का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखो, रेगिस्तान के जिले होंगे होंगे, मैंने कहा था इसको कम पानी चाहिए, तापमान भी ज्यादा चाहिए, आराम से उगेगा। देखो, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, देखो आ गए ये रेगिस्तानी जिले, आ गए सारे के सारे। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालोर, यानी अधिकांश अगर अपन देखें इसके अंदर, अगर अपन बात करें 80 से 90% जिले कौन से हैं? रेगिस्तानी जिले ही है।
ठीक है, तो ये जो हमारे हो गए प्रमुख जो खाद्यान्न है ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगली जो कक्षा होगी उसके अंदर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपके जो मित्र हैं उनको इसका फायदा मिल सके। आपके एग्जाम तक मैं फिर कह रहा हूं आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करा लिया जाएगा। आप चैनल पर बने रहे और पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।